अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना के नए आरटीआई कमिश्नर्स ने आज फिर से रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ओहदे का लिया हलफ। रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर। राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 45,000 बेरोजगार नौजवानों को सब्सिडी के तहत दिए जाएंगे कर्जे। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल की निजामाबाद में मीडिया से बातचीत। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। हुकूमत चलाना आसान काम नहीं। साबिक़ रियासत वज़ीर हरीश राव की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस वी.आर. गवाई ने आज हलफ ले लिया। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तक़रीब में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू समेत अहम शख्सियात ने की शिरकत। अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने में सालिसी का किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5वीं मरतबा फिर किया दावा। और अमेरिकी पापा ने वार रुकवा दी किया। कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर तंज। ट्रंप के इंकशाफात पर जयराम रमेश ने किए सवालात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना के नए आरटीआई कमिश्नर से आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में अपने ओहदे का हलफ ले लिया और इस ओहदे पर तकर्रुर के लिए रेवंत रेड्डी से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर जिष्णु देवर्मा की मंजूरी के बाद हुकूमत ने 4 राइट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के तौर पर पी.वी. श्रीनिवास राव, बी. अयोध्या रेड्डी, डी. भोपाल और मोहसिना परवीन का तकर्रुर अमल में लाया गया था। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर चंद्रशेखर रेड्डी ने पहले ही अपनी जिम्मेदारी संभाली है। नए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने आज ओहदे का हलफ दिलाया। तवील अरसे से रियासत में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के जायदाद मखलूआत हैं, इस पर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने तकर्रुरात का अमल किया है। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल ने निजामाबाद में मीडिया से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी को फ़ाल बनाया है। बड़े पैमाने पर इक़दाम जारी हैं। इस साल बजट में 500 करोड़ रुपये मुख्तस करते हुए अक़लियती बहबूद को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने राजीव युवा विकासम के हवाले से भी तज़किरा किया और कहा कि जल्द ही कर्ज़ जात फराहम करने का अमल शुरू होगा। देने वाले उसका वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट 90% वेरिफिकेशन ख़त्म हुआ है। जून 2 को वो स्कीम लागू होने वाली है। पहली बार माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए 850 करोड़ रुपए के 45,000 मेंबर्स को हम देने वाले हैं। एक 43,000 मिशंस के फैमिली से 45,000 ये है, 88,000 ये छोड़कर 25 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी साहब ने, भट्टी साहब ने एक अच्छा रिव्यू करके तेलंगाना में जो बहनें बेवा है, जो बहनें डाइवर्सी है, जो बहनें सिंगल वुमन है, इन सब के लिए कुछ ना कुछ छोटो कारोबार चलाने के लिए कुछ करना है। तो हम लोग स्टडी करके उसके ऊपर खासकर उसका भी एक ऐप वो ऑन कर रहे हैं हम लोग। उसमें भी तेलंगाना में कितने लोग ऐसे लोग हैं वो देखना चाह रहे हैं हम लोग। 25 करोड़ रुपए इस बार सैंक्शन हुए हैं। एक बहन को 50,000 रुपये देंगे हम लोग। वो 50,000 से लोग ज़ाती कारोबार करेंगे। टोटल सब्सिडी अमाउंट इसमें बैंक ने डायरेक्ट 50,000 देंगे। ये 25 करोड़ रुपये 5,000 आदमी 43, 45,000, 88,000 प्लस 5,000 92,000। ये हटकर हम लोग आने के बाद फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले ने खास सर्वे किए हम लोग। आज जो मुसलमानों में बिछड़े हुए हैं, जो आज भी ये शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एकदम देहातों में फारश से खरीद आज भी फुकरू जमात है, जिसमें फुकरू जमात है काशा मुस्लिम से पत्थर फोड़ने वाले, बुंदे सीने वाले हैं, कुमकुम बेचने वाले हैं, रील चलाने वाले हैं, बिच्छू पकड़ने वाले हैं, सांप चलाने वाले हैं, सर्कस चलाने वाले हैं। ये सब असली दुनिया से अलग, खासकर रोड के बाजू खलाई करने वाले हैं। ये जमातों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। फर्स्ट फेज में हम लोग एक 5 करोड़ रुपए 1,000 आदमी को एक प्लान कर रहे हैं। कम से कम एक आदमी को 1 लाख देना होगा।
जिसमें अलग अलग स्कीम, जो पत्थर फोड़ रहा है उसके लिए उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, फोड़ने के लिए क्या मशीनरी चाहिए, जो आज जैसो रिंच चला रहा है रिंच को छोड़ दे के बाहर आकर कारोबार क्या करना है, सांप खिलाने वाला बाहर आकर क्या करने का है, मैजिक करने वाला उसके लिए क्या करने का है, ये सर्वे करके उसका भी ऐप स्टार्ट करें हैं वो 1000 आदमी को। और उधर दूसरी जानिब साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाए और कहा कि उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जबकि अपोजिशन पर तनकीदें कर रहे हैं। हरीश राव ने तंज़ किया कि जब भी वादों के सिलसिले में सवाल किया जाए तो रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे की बात करते हैं। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं है और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना एक बड़ा चैलेंज रहता है। ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయమంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు నన్ను ఢిల్లీకి పోతే చెప్పులు ఎత్తుకుపోయడం లెక్క చూస్తురు, నాకు అప్పు పుడతలేదు అని రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఆఖరికి పాకిస్తాన్ను నమ్మి అప్పిస్తున్నారు తప్ప రేవంత్ రెడ్డిని నమ్మి ఎవడు అప్పిస్తలేడు. నిన్న కూడా ఏదో పేపర్లు చూస్తే పాకిస్తాన్కి అప్పించినట్టు కనబడ్డది. అంటే నీ పరిస్థితి అట్లా తయారైపోయింది. ఏంది అసలు నీకు పాలన చేతగాక, నీ ప్రజెంటేషన్ సరిగా లేక, నువ్వు ప్రతిపక్షం మీద బురద జల్లబోయి నువ్వు తీసుకున్న గోతులే నువ్వే పడ్డావు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని నడపడం అంటే ప్రతిపక్షాల మీద దుమ్మెత్తి పోసినంత సులువు కాదు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇప్పటికైనా పాలన మీద దృష్టి పెట్టు, రైతుల కష్టాలు తీర్చాలని చెప్పి నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని కోరుతా ఉన్నా. తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేసి ధాన్యం కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయండి. నిన్న వర్షం పడ్డది, ఇవాళ రేపు కూడా వర్షాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ చెప్తా ఉన్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా రైతులకు ఇబ్బంది కలగకుండా అధికారులందరినీ కూడా తహసీల్దార్లను, ఆర్డీఓను, డిఎం సివిల్ సప్లైను, జాయింట్ కలెక్టర్లను, కలెక్టర్లను క్షేత్రస్థాయిలో పంపించి మంత్రులు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో వెళ్ళి తడిసిన ధాన్యాన్ని వెంటనే కొనుగోలు చేసి రైతులకు నష్టం జరగకుండా చూడండి. అసెంబ్లీలో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుడు కాదు, తరుగు తాలు పేరు మీద 5 కిలోల నుంచి 10 కిలోల వరకు రైతుల దగ్గర క్వింటాల్కు కట్ చేస్తూ ఉన్నారు కనుక దాన్ని రివ్యూ చేసి తాలు తరుగు లేకుండా కొనుగోలు జరిగే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన పెద్ద ఎత్తున కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకొని బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతుల పక్షాన పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना सदर एमपीजे मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हाल ही में ज़िला महबूबनगर के उटकूर और नारायणपेट का दौरा किया और तवील दौरे के बाद ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेते हुए अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी न होने की वजह से लोगों को मसाइल पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि मुस्लिम अक़लियती नुमाइंदे को फौरी तौर पर काबीना में शामिल करवाया जाए और तमाम अक़लियती तबक़ात के मसाइल को जंगी बुनियादों पर हल किया जाए। से ताल्लुक़ रखती है। अभी मैं महबूबनगर के तफसीली दौरे से वापस आया हूं, जिसमें उटकूर भी शामिल था और नारायणपेट भी, और ज़मीनी सतह पर हमें देखने की को अंदाज़ा हुआ कि लोगों के अंदर अक़लियती नुमाइंदे की अदम मौजूदगी की बिना पर बड़ी हद तक तशवीश पाई जाती है। हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इतने एतबार से और इतनी उम्मीदों के साथ कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई थी, तो उसकी ज़िम्मेदारी थी कि जो हक़ अक़लियतों का है और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत का है, उस एतबार से उन्हें नुमाइंदगी दी जाए। इतनी बड़ी कैबिना के अंदर एक भी मुस्लिम वज़ीर की अदम मौजूदगी बहुत से ख़दशात और बहुत से सवालात खड़े कर रही है, और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब कोई नहीं सुनता बात दर्दमंदों की, बात और बढ़ती है, मुख्तसर नहीं होती। हम गुज़िश्ता 2023 के रियासती असम्बली के इलेक्शंस के अंदर बड़ी उम्मीदों के साथ हमने अपना रवैया बदल कर जहदकारों ने भी और मुख्तलिफ़ तंजीमों ने भी मिलजुल कर कांग्रेस को इक़्तिदार बख्शा और इक़्तिदार पर लाने की इम्कानी कोशिश की। अब कांग्रेस की ज़िम्मेदारी है कि वो अक़लियतों के किरदार को भी, अक़लियतों की नुमाइंदगी को भी, अक़लियतों के इस्कीमात को भी ज़मीन पर लाने की सिलसिला कोशिश करें। आखिरी बात यह है कि किसी एक नुमाइंदे की अदम मौजूदगी की बिना पर मुसलमानों के अंदर एहसास कमतरी पाया जाता है कि भाई हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, और जमहूरियत के अंदर तो नुमाइंदगी हर तबके की होती है, हर कास्ट की होती है और हर एक जो है ग्रुप की होती है। तो मुसलमान इस सिलसिले में जो मुतालबा कर रहे हैं वो हक़ बजानिब है और ये उनका दस्तूरी हक़ है कि उनकी बात को सुना जाए। हम एक बार फिर रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस पर संजीदगी से गौर करें। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर कहा जाता है कि आपने कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, आपने मुंतखब नहीं किया।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मुसलमान सारे के सारे मुत्तहिद हो जाएं और किसी एक को लाना भी चाहें तो जमहूरी निज़ाम के अंदर 20% की तादाद कभी भी अपना नुमाइंदा मुंतखब करके असम्बली में नहीं भेज सकती। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, ये पार्टियों की ज़िम्मेदारी होती है, ये सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अक़लियतों को अपने साथ लेकर उनको जिताने की कोशिश करें, ना कि उनको हालात के हवाले करें कि लाइए आपका नुमाइंदा मेंबर बनाते हैं, लाइए आपका नुमाइंदा हम कैबिनेट में लेते हैं। तो मुसलमान कहाँ से लाएगा नुमाइंदा का? 13-12%, 8%, 10% वो पोलिंग होती है और ज़ाहिर है इतनी कम तादाद के साथ कोई नुमाइंदा मुंतखब नहीं होता जब तक कि अक्सरियत आपका साथ ना दे। तो ये बात भी अक्सर कही जाती है और गुमराह किया जाता है कि मुसलमानों ने अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं किया, जिसकी बिना के ऊपर काबीना में उनको नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। तो ये दरहकीकत एक बहुत ही ये बयानिया जो है वो एक दरअसल इल्ज़ामात के तौर पर हमारे सामने आता है। हम इस बयानिया को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सियासी जमातें भी और हुकूमत भी इस बात को यकीनी बनाएं कि जो नुमाइंदे मुंतखब होकर आए हैं उन नुमाइंदों में से अक़लियती तबके से आप किसी को वज़ीर मुंतखब करें ताकि उसके ज़रिए उनके मसाइल को असम्बली में पेश किया जा सके, कौंसल में पेश किया जा सके और मुसलमान आसानी के साथ अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचा सके। ये चंद बातें थी। मैं मोहम्मद अब्दुल अजीज़, रियासत सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना, आपसे मुखातिब। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेर-ए-इत्माम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत 18 मई बाद मगरिब इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में जलसे आम होगा। इस सिलसिले में कम्युनिटी सेंटर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें हिंदू, ईसाई और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली 50 से ज़्यादा अहम शख्सियात ने शिरकत की। जलसे की तायीद का ऐलान किया। मौलाना फसीह क़ासमी ने इस हवाले से मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। हमारे तमाम शहर के सियासी लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स और तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स बड़ी तादाद में हमारे मोहतरम अब्दुल अली ज़ुबैर साहब की जद्दोजहद पर, उनकी कोशिश पर बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ बहुत अच्छे अंदाज से अपने रद्द अमल का इजहार किया है। मैं इन तमाम हजरात को का तहे दिल से, तलबा यूनियन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हैसियत कन्वीनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वरंगल के। और इसी तरीके से 18 तारीख को शाम 6 बजे बरोज़े इतवार बाद मगरिब 6:30 बजे ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत बड़ा जलसा इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर रखा जा रहा है, जिसमें मुस्लिम उलमा और माहिरीन कानून के अलावा नेशनल लीडर्स, सेकुलर लीडर्स भी तशरीफ लाएंगे और वो भी इस जलसे को मुखातिब फरमाएंगे। और इस जलसे में 20,000 से ज्यादा लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जमा हो और पूरे हमारे ओल्ड वरंगल जिले से भी लोग बसों के जरिए आएंगे। लेडीज के लिए भी उनका अलग एंट्रेंस रहेगा और उनके लिए भी अलग इंतजाम किया जा रहा है। उम्मीद और तवक्को है कि 5,000 के करीब लेडीज जमा होंगी, 20,000 से ज्यादा हमारे बिरादरान वतन भी होंगे और हमारे मुस्लिम भाई सब मिलकर एक बड़ी तादाद में इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब वो भी इस जलसे की सदारत करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP, सदर MIM और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भी चीफ गेस्ट की हैसियत से इस जलसे में शरीक होंगे। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद ज़रूरी है, कांग्रेस उस्मान ने बयान दिया। उन्होंने 24 मई को धरना में शिरकत की, अवाम से अपील की और आने वाले जुमे को भी एहतजाज की उन्होंने बतौर ख़ास अपील की है। मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान
जॉइंट कन्वीनियर जॉइंट एक्शन कमेटी तमाम तेलंगाना के लोगों से अपील करता हूँ कि इस जुम्मा को जो 16 तारीख़ के दिन आ रहा है, तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोटेस्ट किया जा रहा है और हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जैसा कि हम गुलिश्ता टाइम पे भी निकल के मस्जिदों के बाहर फ्लैश प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी तरीक़े से तमाम लोग फ्लैश प्रोटेस्ट करिए और 24 तारीख़ के दिन मिलियन मार्च के जैसा हमने धरना रखा है, उस धरने की भी इत्तला तमाम लोगों को दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये तरमीमी बिल हमारे तमाम वक्त के जायदादों को तबाह और बर्बाद कर देगा और हमको मुस्तक़बिल में भी बहुत सारे इसकी परेशानी होगी। तो हमारी मसाजिदों को बचाने के लिए, हमारे क़ब्रस्तानों को बचाने के लिए, हमारे खानखाओं को बचाने के लिए, ईदगाहों को बचाने के लिए, इबादत खानों को बचाने के लिए, तमाम वक्त के जायदादों को बचाने के लिए हमको प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है और ये हमारा जमहूरी हक़ है। ये बिल जो है जमहूरियत की भी ख़िलाफ़ वर्जी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो हमको इसके लिए खड़ना है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मसाजिदों में भी वफ़ की अहमियत को समझाइए, वफ़ के बारे में बोलिए, वफ़ से हमको क्या फ़ायदा है, इस तमाम चीज़ों के बारे में आवाम को भी बोलिए। और 24 तारीख़ के दिन बिलखुसूस आप तमाम लोग शिरकत करिए, क्योंकि जमहूरियत में सरों की गिनती होती है। और तमाम लोगों से मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि भाई जुम्मे के दिन फ्लैश प्रोटेस्ट करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली 109 ममालिक हसीनाओं ने पुराने शहर के चार मीनार, लाल बाज़ार, चौमेला पैलेस और अतराफ़ के इलाकों में अपनी मौजूदगी दिखाई। हुकूमत की जानिब से मुकाबले हसन की हसीनाओं के लिए हेरिटेज वॉक, लाल बाज़ार के दौरे और चौमेला पैलेस में कल्चरल प्रोग्राम और डिनर का बतौर ख़ास अहतमाम किया गया। गुज़श्ता 2 दिन से इस प्रोग्राम की तैयारियाँ जारी थी। सारे इलाके को खूबसूरती के साथ सजाया गया। चौमेला पैलेस में डिनर की तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अफराद ख़ानदान के साथ शिरकत की। रियासती वज़रा जुबली कृष्ण राव, पूनम प्रभाकर भी इस मौके पर मौजूद थे। तारीख़ी चार मीनार दखिलत सरकारी महकमा जात की जानिब से बेमिसाल इंतजामात किए गए। हज़रा पब्लिक स्कूल आसिफ नगर हैदराबाद के 10वीं जमात के नतीजे रवा साल भी 100% आए, जो कि तेलंगाना CBSE नतीजों में एक रिकॉर्ड है। डायरेक्टर स्कूल डॉक्टर शहबाज और डॉक्टर फायजा ने असातिज़ा, तलबा और औलिया तलबा की कोशिशों पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आंध्र प्रदेश की पुलिस गाड़ियां कोहिनूर ग्रुप के अहमद कादरी की क़यामगाह के करीब देखी गई। ताहम छापों के हवाले से सरकारी तौर पर अभी फौरी तौर पर कोई इतला नहीं दी गई है। मुकामी लोगों ने अंदेशा ज़ाहिर किया कि छापों के हवाले से AP की पुलिस हैदराबाद पहुंची थी। शहर में कत्ल का एक और वाक़या पेश आया। 30 साला नाजिया बेगम को न्यू ग्रीन कॉर्न सिटी बालापुर की रहने वाली का बेदर्दी से उसके शौहर जाकिर अहमद ने कत्ल कर दिया। नाजिया और जाकिर के 3 बच्चे हैं। दोनों कुछ अर्सा कबल गोलकुंडा इलाके में रिहाइश पजीर थे। बताया जा रहा है कि जाकिर को कुछ नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा था। बालापुर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज़ किया है और पुलिस की तलाश जारी है। जाकिर अहमद की तलाश के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है। क्या नाम है आपका? रहीमा जी। आपके इनका क्या होना? ना मेरी बेटी है, ये बड़ी बेटी है, नाजिया नाम है जी। समझे। ये हालात मेरे को सुबह में मालूम हुआ मेरे को, समझे। मारे सो क्या है क्या नहीं होने मालूम। बेटे शादी होके कितने साल हो? शादी होके 12, 13, 14 साल हो रहा होगा। 12 बच्चे? 3 बच्चे हैं। बच्चे 10 साल। इन्हों यहाँ पे रह रहे। बच्चे कहाँ है? बच्चे बाबा से नहीं कहाँ रह रहे नहीं मालूम। अभी नहीं इधर यहाँ के कितने दिन हुआ वो भी नहीं मालूम। बेटे मेरी जो लेके आके गैबाने में लेके आके यहाँ पे थी, दूर अम्मा बहनों से दूर लाके यहाँ पे रख दी। मेरे को कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं मालूम। बेटे मेरी बच्चे के यहाँ से बस मेरे को इंसाफ होना और कुछ। पहाड़ी में रहते हम लोग। शादी हो गया कितने साल हो रहा? शादी हो गया 14 साल हो रहा। 14 साल हो रहा। कितने बच्चे बोले आप? 3 है। एक औरत बेटी है। कैसा मारे देखो, हाथ में निशाना है ना बेटे। मारता मार के नली मुद्दी मत दिए, नली मत दिए ना। छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, नहीं सर में कितने जख्म है देखो बेटे। मेरे को तो नहीं मालूम। ये कौन मारे बोल के शक कर रहा है? शक का क्या है? आपके शौहर का ही है, इसका काम है। का नाम जाकिर है, सैयद जाकिर है। शौहर का नाम नहीं छिनवल। समझे। मेहनत कराता था, काम कराता था, पैसे उनको पालते थे। उन्होंने कोई किसी को 1 रुपया नहीं देते थे। उन्होंने मेहनत करके पालते थे। उन्होंने मालूम है। उनको कोई गाड़ी दिलाए, उनको सोना दिलाए, उनको मर्द को एक्टिवा है, उनको मर्द को कोई धक्का लगे जैसा नहीं रखते थे। अस्सलाम वालेकुम। बस मेरी बहन को इंसाफ होना। हमारे को फोन आया था सुबह में पुलिस वालों का। ये कुट्टापुर PS से फोन आया था हमारे को, हमारी बहन का इंतकाल होगा बोल के। तो मैं अम्मी को ले लेके आया। इधर आया तो देखा तो क्या है, मेरी बहन का इंतकाल हो गया।
हमारा बहू ने मार दिया हुआ है नली मत के, सिर पे पूरे गड़े है उसको। ये घर कौन दिलाए क्या दिलाए वो नहीं मालूम, कौन सिराज कहते कौन है वो अल्लाह को मालूम। यहाँ घर लिए सो वो हमारे मालूम भी नहीं घर कौन दिलाए क्या दिलाए। इतनी दूर लाके प्लानिंग से हमारा बहू ने मार दिया। शादीशुदा है और एक शादी हमारी बहन बड़ी घरवाली है, इसको गाय बुला के बच्चों को भी लेके गया। 3 बच्चे हमारी बहन के, बच्चों को भी रखा नहीं रखा क्या करा नहीं मालूम। बस हमारे को इंसाफ होना बस ये कानून से, और दूसरा कुछ भी नहीं। और अब बात करेंगे मौसम की। शहर हैदराबाद में दिन के वक्त शदीद गर्मी के बाद रात में हल्की औसत बारिश मौसम को खुशगवार बना रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के साथ गरज चमक और तेज़ हवाएँ चली, जिससे दर्ज हरारत में नुमाया कमी आ रही है। दिन के वक्त दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। ताहम शाम 7 बजे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई जो बाद में तेज़ बारिश में तब्दील हुई। शहर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की इतलात हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रवां महीने मई में अगले चंद दिनों के दौरान इसी तरह का मौसम बरकरार रहने की तवक्को है, जहां दिन के वक्त गर्मी होगी जबकि रात में बारिश हो सकती है। MG कंपनी की विंडसर कार बिजनेस क्लास मॉडल को लॉन्च कर दिया गया है। इस सिलसिले में सिकंदराबाद शोरूम पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें विंडसर बिजनेस क्लास मॉडल EV को लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इसकी चंद झलकियाँ। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस VR गवाही ने आज हलफ ले लिया। राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा तक़रीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस गवाही हिंदुस्तान के पहले बुर्ज़ CJI हैं और आज़ादी के बाद मुल्क में दलित तबके से वो दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हलफ बर्दारी तक़रीब सदर जमहूरिया के अलावा नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी में हुई। जस्टिस BR गवाही ने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली है, जो गुज़िश्ता रोज़ सुबुकदोश हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि अमेरिका ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने में सालिसी का किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन सालिस के तौर पर हिंद पाक के साथ शामिल हुआ, जो कुछ हो रहा था उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने दोनों मालिक को अमन कायम रखने के लिए राज़ी किया। आपको बता दें कि ये 5वां मौका था जब उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में अहम रोल करवाया है। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. हिंद पाक मामले पर ट्रंप के बयान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर से सवालात भी किए गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की इत्तला अमरीकी सदर ट्रंप से मिली। अब सऊदी अरब में एक अवामी तकरीब के दौरान फिर ट्रंप ने इंकशाफ किया कि उन्होंने हिंद पाक को जंगबंदी के लिए राज़ी किया। जयराम रमेश ने सवाल किया कि इस इंकशाफ पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा, जो आमतौर पर हर मौजू पर जारहाना मौक़िफ़ रखते हैं, क्यों खामोश है? क्या उन्होंने वाकई अमरीकी दबाव के आगे झुककर हिंदुस्तान के कौमी सलामती मफादात को गिरवी रखा? उन्होंने तंज करते हुए ये भी लिखा कि अमरीकी पापा ने वार रुकवा दी है क्या? सऊदी अमरीका सरमाकारी फ़रों ने दोनों मालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन की नई राहें खोली हैं, जहाँ $300 अरब से ज़ायद मालियत के तिजारती, दिफाई और साइंसी मुआहदों पर दस्तखत हुए। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोरम से खिताब में तस्दीक़ की कि अमरीका के साथ ये मुआहदे सऊदी विजन 2030 के तहत किए गए और दोनों मालिक के दरमियान माशी शराकत को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब इस वक्त $600 अरब के सरमाकारी मौक़े पर गौर कर रहा है, जिनकी मालियत मुस्तक़बिल में $1 खरब तक पहुँच सकती है।
सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर स्ट्रैटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदों पर दस्तखत के। इस शराकतदारी में तवानाई, मादनियात, दिफा, खला और सेहत आमा जैसे शोबे शामिल हैं। शाम पर से अमरीकी पाबंदियाँ उठाने का भी ट्रंप ने ऐलान किया, जिसका मोहम्मद बिन सलमान ने वालिहाना अंदाज में खैर मकदम किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना के नए आरटीआई कमिश्नर्स ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ओहदे का लिया हलफ। रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर। राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 45,000 बेरोजगार नौजवानों को सब्सिडी के तहत दिए जाएंगे कर्जे। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल की निजामाबाद में मीडिया से बातचीत। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। हुकूमत चलाना आसान काम नहीं। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस वी.आर. गवाई ने आज हलफ ले लिया। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तक़रीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत अहम शख्सियात ने की शिरकत। अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने में सालिसी का किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5वीं मरतबा फिर किया दावा। और अमेरिकी पापा ने वार रुकवा दी क्या? कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर तंज। ट्रंप के इंकशाफात पर जयराम रमेश ने किए सवालात। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।